पूरे दिल से आप सबको मेरा अभिनंदन और आत्मवंदन। थैंक यू दिव्यानी मैडम और जो जो भी सब ऑर्गेनाइजर्स हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा इंट्रोड्यूस किया, जो मेरा अध्यात्म में मैं कैसे आया, सबसे पहले मैं पत्री सर से कैसे मिला, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। तो बात थी सन 1993 की, जब मैं 19 साल का था, कॉलेज में था, सेकेंड ईयर कॉलेज में। अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस टाइम पिताजी की एज 46 इयर्स की थी और वो सडन डेथ थी। तो मैं काफ़ी सदमे में था, फैमिली भी काफ़ी सदमे में थी और काफ़ी एंग्जाइटी होती थी, एक इनसिक्योरिटी फील होती थी कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, फाइनेंशियली पैसे की कमाई का साधन क्या रहेगा। तो ये सब विचार बहुत आते थे और अगले 2 से 2.5 साल के बीच में मैं लिटरली डिप्रेशन में चले गया। 95 में मुझे फिर चेस्ट टीबी हुआ। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने चेस्ट टीबी डिटेक्ट किया और उसी टाइम जब मुझे पता चला कि टीबी हो गया तो मैं फिर वो एक और सदमा था मैं, और मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर मैं अपना जिंदगी, अपना जीवन जिसे पिछले 2-2.5 साल में बिता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही करते रहा, ऐसी जिंदगी बिताते रहा, तो शायद मैं भी ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। और मेरे पे जिम्मेदारियां हैं परिवार की, घर की, तो मैं उससे भाग नहीं सकता। तो मुझे किसी का मार्गदर्शन चाहिए। तो उसी टाइम मैं अपनी सिस्टर से, बहन से बात कर रहा था, वो साउथ इंडिया में रहती, कर्नाटका में। तो वो दो दिन पहले ही पत्री सर से मिली थी और उसने सर को कहा था कि सर मेरे पत्री सर ने कहा था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ। तो तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर बॉम्बे आने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम्हारे साथ ही रुक जाए, अगर तुम, हो सकता है वो तुमको गाइड कर दें। तो सर 2 दिन बाद सर बॉम्बे आए और मेरे साथ ही रुके। उन्होंने मुझे टीबी की दवाई खाते हुए देखी, तो मुझसे पूछा कि भाई टीबी की ये दवाई किस चीज़ की खा रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मुझे टीबी हो गया है और पिछले लगभग ढाई साल से जो मेरी मानसिक अवस्था है उसके बारे में मैंने उनको बताया, भावनात्मक जो अवस्था उसके बारे में बताया। तो सर ने कहा कि ये जो टीबी है, दवाई खा के तुम, जैसे टीबी एक फायर अलार्म की तरह है, दवाई खा के तुम फायर अलार्म तो बंद कर दोगे, पर जो असली फायर है, असली जो आग है, जो 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 भावनाएं जो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी की है, बेचैनी है, जो अंदर जो बेचैनी है, अंदर जो अशांति है, अंदर जो एंजाइटी है, जब तक कि तुम, ये इनसिक्योरिटी है, ये ग्रीफ है, एक लॉस का जो फीलिंग है, अगर जब तक कि तुम उसको ठीक नहीं करोगे, तो आज तो एक बीमारी दवाई खा के इसको ठीक कर लोगे, कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। फिर उसको ठीक करोगे, कोई तीसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण नई बीमारी पैदा हो जाएगी। तो ये चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो मैंने कहा कि सर बट मुझे और कोई तरीका नहीं मालूम है मैं अपने आप को ठीक करने का। तो सर ने कहा इसलिए तो मैं आज आया हूँ। तो सर ने कहा अगर रियली अपने आप को ठीक करना है तो एक ही उपाय है, ध्यान। तो सर के साथ मैंने पहली बार ध्यान किया। सर ने कहा कि चलो आओ 10 मिनट ध्यान करते हैं। और सर बांसुरी बजा रहे थे, मैं अकेला था ध्यान में, बांसुरी बजा रहे थे और बीच बीच में गाइड कर रहे थे। सेम आनापान सती ध्यान जो सर से हम सबने सीखा है। तो ध्यान के दौरान मुझे चेस्ट टीबी था, तो मुझे
चेस्ट में बहुत ज्यादा ऐसे ऊर्जा ऊर्जा बह रही थी, ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, ऐसा महसूस हुआ। और जब सर ने आंखें खोलने को कहा तो लगभग 40 मिनट हो चुके थे और मुझे भी अनुभव ऐसा एहसास ही नहीं हो कि मैं 40 मिनट बैठ गया ध्यान में। और आंख खोलने के जैसे सर ने बोला आंख खोलो, उसका इतनी शांति महसूस हुई और इतना मैं सहज और रिलैक्स महसूस कर रहा था कि ये ऐसा महसूस करना पिछले 2-2.5 सालों में मानो मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, मैं भूल चुका था। और वही मेरा ध्यान का सबसे पहला अनुभव रहा और इतना अच्छा लगने लगा कि मेरी ध्यान में क्यूरियोसिटी जागे कि इसमें क्या, उसमें कुछ तो पावर है, कुछ तो शक्ति है। सर से मैंने कई प्रश्न सवाल किए, उसका सर ने हर चीज का बहुत साइंटिफिक तरीके से हर चीज का जवाब दिया। और सर ने कहा कि अगर तुम प्रण कर लो 40 दिन, अगर तुम 40 दिन का प्रण कर लो कि 40 दिन रोज ध्यान करोगे तो तुम्हारा टीबी बिना कोई दवाई के ठीक हो सकता है। तो मैंने सर को कमिटमेंट दे दिया कि सर ठीक है, मैं दवाई, मेरा टीबी वैसे भी अर्ली स्टेज टीबी था, तो मुझे लगा कि अगर 40 दिन में कोई बहुत बड़ी बात फर्क पड़ेगा नहीं, अगर टीबी ठीक नहीं भी हुआ तो और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो मैंने सर को एक कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है सर, मैं 40 दिन रोज ध्यान करूंगा। और 40, सर ने कहा मुझे 40 दिन के लिए पवन पुत्र बन जाओ, पवन पुत्र, अपने ही पवन के पुत्र बन जाओ, अपने ही सांस के पुत्र बन जाओ। तो हनुमान चालीसा, 40 दिन का हनुमान चालीसा, बोले ये तुम्हारा हनुमान चालीसा है, इसे रोज करना है। मैं रेगुलर मंत्र जपता था, जैन परिवार में था तो नमो ताणम जैन मंत्र होता है, मैं रोज मंत्र जपता था। तो सर से मैंने पूछा कि सर मैं ध्यान में मंत्र जप सकता हूं कि नहीं। सर ने कहा कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, यही तुम्हारा मंत्र हनुमान चालीसा, यही है, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, यही हनुमान चालीसा है, यही है पवन पुत्र बन जाओ। तो मैंने सर को वादा किया कि सर मैं रोज करूंगा। अगले दिन सर जब जा रहे थे तो मुझे वापस से थोड़ा सा मन में एक शंका पैदा हुई कि अरे अभी तो सर थे तो ध्यान ऐसा हो गया, अब सर, ये तो हो सकता है सर का एनर्जी थी और सर का प्रभाव था जो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, पर कहीं सही सर चले गए और फिर ध्यान, अगर ऐसा गहरा ध्यान नहीं हुआ और फिर मैं दवाई भी नहीं ले रहा हूँ, कहीं टीबी और बढ़ गया तो ऐसी बातें मन में आने लगी। तो मैंने कहा सर को कि सर आप तो जा रहे हैं पर मेरे को कोई डाउट हुआ तो मैं आपसे कैसे बात करूं। तो सर ने मुझे दो किताबें दी। एक थी पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड और दूसरी थी द एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन। सर ने कहा तुम्हारे जो भी दो डाउट्स है ये तुम किताबें पढ़ो, 40 दिन ध्यान के साथ साथ मैं चाहता हूं कि 40 दिन में तुम ये दोनों किताबें पूरी पढ़ लो, तुम्हारी जो भी डाउट है, जो भी शंकाएं हैं, उसका जवाब तुमको ये किताबों से मिल जाएगा। और सर चले गए। मैं रोज ये किताबें पढ़ने लगा। पहली बार जब ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने लगा तो पहली बार मुझे पता चला कि हमारा अवचेतन मन कितना पावरफुल है, और जो कंसेप्ट था कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं, ये पहली बार समझ में आया। पहली बार समझ में आया कि मेरा अच्छा या बुरा मेरा ही निर्माण, उसका विधाता मैं ही हूं। अगर ये टीबी है तो वो भी मेरे कारण ही हुआ है और मेरे में ही शक्ति है उसे ठीक करने की।
तो ये बड़ी एम्पावरिंग बुक लगी कि मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। जब मैं द एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन वो वो बुक पढ़ने लगा तो पहली बार पता चला कि हमारे जो विजुअलाइजेशन की जो प्रैक्टिस है, जो हमारी इमेजिनेशन की जो शक्ति है, जो हमारी कल्पना करने की जो शक्ति है, वो कितनी पावरफुल है। जो भी चीज हम कल्पना अगर कर सकते हैं, अगर जिस चीज की भी हम कल्पना कर सकते हैं, मतलब हम उसके पाने के योग्य हैं। उस पाने के वो संभावना है हमारे जीवन में उसे घटित करने की, उसे पाने की। हमारी कल्पना की शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है, पर हम समय के साथ में उसे हम भूल चुके हैं। अब हम उसको उसकी वैल्यू नहीं समझते, इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो मैं क्या करता था कि रोज जब ध्यान करता था तो एंड में ये कल्पना करता था कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मस्ती में हूँ, खुश हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मैंने अपने पूरे दोस्तों से, अपने जितने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, उन सब से कनेक्शन टूट चुका था कि अब मुझे संकोच भी होता था कि मैं वापस उनसे, अब मैं फोन भी करूं तो वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं। अब मैं विजुअलाइज करता था कि मैं उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ, वापस से पार्टी कर रहा हूँ, मतलब जैसे एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ जिंदगी थी वैसी चीज को मैं कल्पना करने लगा। और रोज ध्यान करता था और रोज ध्यान के एंड में ऐसी कल्पना करता था, और ध्यान में धीरे धीरे रुचि और बढ़ते गई, बहुत आनंद आने लगा मुझे। कई बार, क्योंकि मेरे पास टाइम काफी खाली टाइम रहता था, मैं पढ़ाई में सीए इंटर का एग्जाम, सीए इंटर कर रहा था, बट 2 बार एग्जाम आए और मैंने उसको नहीं दिया। मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि एग्जाम के में तैयारी ही नहीं हो रही थी, तो मैं एग्जाम क्या दूं। तो अब तो खाली टाइम बहुत था, तो मैं ध्यान करने लगा, और इतना आनंद आने लगा ध्यान में कि दिन में कई बार 5-5, 6-6 घंटा ध्यान करता था। कभी आधी घंटा कर लिया, फिर खाना खा के कभी फिर 20 मिनट कर लिया, फिर कभी 1 घंटा बैठ गया। दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ध्यान करने लगा। बट फिर भी कई बार मन में डाउट आता था कि कहीं मेरा टीबी बढ़ गया तो, कहीं मैं ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि यार आप एक दिन आप रेखी का कोर्स करो, रेखी से आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा, हीलिंग कर लोगे। तो मैंने एक वीकेंड रेखी का कोर्स किया, दूसरे वीकेंड मैंने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया, तीसरे वीकेंड मैंने सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल वो एक कोर्स किया। क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब मैं दवाई भी नहीं ले रहा हूँ, अब मेरे को कोई भी चीज का चांस नहीं लेने का है, अब मेरे को ठीक होके ही रहना है। तो वो एक संकल्प था मन में कि जो करना है बस, अब ठीक होके रहना है। और 1 महीने बाद डॉक्टर ने जब टीबी डिटेक्ट किया था तो मुझे 1 महीने की दवाई दी थी और कहा था कि 1 महीने बाद वापस आना, 1 महीने का कोर्स कंप्लीट करके आप एक्सरे करा के वापस आना, तो उसके बेसिस पे हम अगले 8 महीने का कोर्स देंगे, क्योंकि टीबी का कोर्स, दवाई का कोर्स 9 महीने का होता है। तो मेरा 1 महीने, तो मैंने तो सिर्फ 2 दिन दवाई ली थी, 28 दिन दवाई बंद कर दी थी। और मेरा डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं एक्सरे करा के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बड़ा अच्छा, एकदम भी आश्चर्यचकित रह गया डॉक्टर। तो उसने कहा कि मेरे लाइफ में मैंने पहला केस ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ 1 महीने की दवाई लेके टीबी टोटली खत्म हो गया। अब मैंने डॉक्टर को नहीं बताया कि मैंने तो सिर्फ 2 ही दिन दवाई ली थी, मैंने तो 1 महीने की भी दवाई नहीं ली। तो वो मेरा सबसे पहला अनुभव रहा, मतलब एक पहला एक साइंटिफिक एविडेंस रहा कि यार
देखो टीबी ठीक हो गया। अब ये एक्सरे रिपोर्ट खुद दिखा रही है टीबी पहले के एक्सरे, डॉक्टर ने बताया मुझे पहले का एक्सरे देखो, ये एक्सरे तो और उसी समय मुझे याद है जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक से सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरे आंख से कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे और मन में एक प्रेरणा जागी कि ये जीवन मैं लोगों को ध्यान के प्रचार में या पत्री सर के साथ में ध्यान के प्रचार में उनकी मैं जो भी मदद कर सकूं, जो भी जहां जहां उनके साथ में ध्यान के प्रचार में उनकी हेल्प कर सकूं, अब वो मैं उनके साथ जुड़ूंगा। उसके बाद फिर मैंने पत्री सर को फोन करके बताया और फिर मैं कंटिन्यूस पत्री सर से जुड़ा रहा हमेशा के लिए, उनके साथ काफी ट्रैवल करता था। मैं ओरिजिनली मध्य प्रदेश से था तो पत्री सर ज्यादातर साउथ इंडिया में थे उस टाइम, तो उनके साथ नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट में काफी ट्रैवल किया उनके साथ में, जहाँ जहाँ मेरे जान पहचान वाले फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी थे वहाँ वहाँ ध्यान का प्रचार सर के साथ चालू किया और बहुत बहुत सर से बहुत चीज सीखने को मिली, बहुत चीज जानने को मिला। बट टीबी तो ठीक हो गया और मेरे को सिर्फ टीबी ठीक नहीं हुआ, मेरे को मेरी पूरी मानसिकता पूरी पूरी मेरी भावनात्मक अवस्था एकदम पूरी तरह बदल गई। अब मैं बहुत खुश था, जो पिताजी के जाने का जो शोध था वो टोटली खत्म हो चुका था। अब मेरे में एक खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग गया था कि अब ये टीबी ठीक हो गया तो ऐसा लगा मैं जो चाहूं वो पा सकता हूँ, एक मन में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। मेरा 2 महीने बाद उसके बाद मेरा एग्जाम था, सीए का इंटर का एग्जाम्स था। तो अब मैं वही विजुलाइज करने लगा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से चले गया है, बहुत बढ़िया मेरा एग्जाम जा रहा है। और एक्चुअल में जब मैंने एग्जाम पेपर दिया, जबकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मेरे एग्जाम पेपर बहुत अच्छे गए और जब रिजल्ट आया तो मेरे को 43rd रैंक इन इंडिया मिला। तो मैं भी आश्चर्य हो गया क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था कि यार इतना कि इंडिया में रैंक मिलना कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे फैमिली वाले भी बिलीव नहीं किया और मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं, बोले जरूर चीटिंग किया होगा। तो ऐसे चीजें बदलते गई। एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके 2 दिन बाद मेरे चाचा बैतूल में रहते थे तो उनका हमारा एडिबल ऑयल खाने का तेल बनाते थे, आज भी वही बिजनेस है। तो उनका फोन आया कि पिछले 1 साल से फैक्ट्री में बहुत घाटा हो गया है, तो अब जो है तुमको बताने के लिए फोन किया हूं कि अब ये फैक्ट्री में हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में मतलब 96 के आसपास उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। तो बोले अब ये फैक्ट्री मतलब इसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल है, अब हम हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। बैंक का लोन था 7 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी पढ़ाई को, अभी मेरा तो रिजल्ट, अभी तो सीए का फाइनल में बहुत टाइम है, तो मैं अभी पढ़ाई छोड़ के मैं फैक्ट्री देखने आ जाता हूँ बैतूल। अगर मैं कुछ कर पाऊं तो ठीक है, और नहीं कर पाया तो 2 महीने बाद आप उसको बंद कर देना हमेशा के लिए। मैं जब गया तो फैक्ट्री वैसे भी 2 महीने से बंद ही पड़ी थी और मैंने प्लांट मैनेजर से पूछा कि भाई कम से कम कितना पैसा लगेगा फैक्ट्री को चालू करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेगा फैक्ट्री चालू करने के लिए। तो मेरा कोई बिजनेस में अनुभव नहीं था, तो वही मैं ध्यान करने लगा और ध्यान के एंड में वही विजुलाइज करने लगा कि 2 करोड़ रुपए आ गए हैं, जो 2 महीने से स्टाफ को सैलरी नहीं मिली थी सबकी सैलरी बढ़ गई है और सब खुश हैं और माल बन रहा है, माल बिक रहा है, व्यापार चल रहा है। तो ऐसे विजुलाइज करने लगा। 1 हफ्ते बाद मैं एक बायर से मिलने दिल्ली गया। तो पहली बार मैं किसी बायर से मिलने गया तो
तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी फैक्ट्री अभी बंद है, मैं आपको अगले 3 महीने का प्रोडक्शन आपको डिस्काउंट में बेच सकता हूँ, बट एक ही शर्त है कि मेरे को एडवांस चाहिए। सेल के सामने मुझे एडवांस लगेगा, अगर एडवांस अगर आप देंगे तो ही अपन काम कर सकते हैं। और हमारे ट्रेड में जनरली प्रथा है उधारी देने की, कोई एडवांस तो देता ही नहीं है, बायर उधारी मांगता है। और यहाँ वो आश्चर्य रह गया, बोले लोग उधारी देते हैं, आप बोलते हो मैं एडवांस दूं आपको। तो मैं बोला मेरी सिचुएशन ही ऐसी, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी जो तुमने एकदम ईमानदारी से बात की, मुझे बात पसंद आई। और उन्होंने अपना ड्रॉअर खोला, चेकबुक निकाला और एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए का चेक साइन करके दिया। और मैं भी आश्चर्य हुआ कि एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए। मैं मन में सोचने लगा यार मुझे 5 करोड़ रुपए विजुलाइज करना था। मारवाड़ी हो ना, थोड़ा लालच आ गया वापस। पर वहीं से फिर व्यापार चालू हो गया। तो ऐसे पूरी लाइफ में हर चीज में मेरे ऐसे सैकड़ों अनुभव है जो ध्यान के कारण हर चीज बदलते गई। और वहीं से मेरी रुचि चालू हुई कि ध्यान की शक्ति ऐसी क्या है, ये क्या साइंस है ध्यान का, कल्पना करने की, क्या ये साइंस, इसका साइंस क्या है कि जो चाहिए, जो चाह रहा हूं वैसा होने लग रहा है। और अगर ये साइंस है, और अगर ये तो फिर वो क्या है। तो वहीं से मेरी रुचि चालू हुई। तो मैंने काफी सर ने मुझे एक बुक दी थी, रामथा द वाइट बुक। फिर मैं उनकी वर्कशॉप करने गया अमेरिका में। जेजेट नाइट एक अमेरिकन लेडी है जो रामथा को चैनलाइज करती है। हमारे यहाँ एक मास्टर भी जो रामथा के ऊपर क्लासेस लेते हैं। तो मैंने उनकी वर्कशॉप अटेंड की 10 दिन की अमेरिका में जाके। तो वो पूरा साइंस था, मतलब क्वांटम फिजिक्स, अपना न्यूरो इम्यूनोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, पूरा ऐसे सिर्फ कोई वापस से साइंस की क्लास में बैठ गया। बट होल साइंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, हाउ मैनिफेस्टेशन रियली हैपेंस, पूरा उसके बारे में मेरे को सीखने को मिला। और वहीं से मेरी इसमें रुचि और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस और विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। और पिछले 20 सालों से मैंने अलग अलग वेस्टर्न मास्टर्स को, इंडियन मास्टर को जो भी सीखा, समझा, और जो भी डाउट होते थे एंड में पत्री सर से वो डाउट क्लैरिफाई मिल जाता, उसकी क्लैरिटी मिल जाती थी। और मैंने लाइफ में कई चैलेंजेस भी देखे, कई सक्सेसेस भी देखे, बट हर चीज से सीखने को मिला। और मेरे को ये था कि एक मन में था कि नहीं, मेरे को एक टाइम मतलब मुझे ध्यान सिखाना है। और पत्री सर भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम खुद ध्यान क्यों नहीं सिखाते हो, तुम्हें ध्यान सिखाना है सबको। तो फाइनली पिछले 7 साल से मैंने एज अ टीचर टीचिंग ध्यान सिखाने का काम चालू किया। जो भी मैंने सीखा पिछले 25 सालों में पत्री सर से, और जो भी सब मास्टरों से, जो भी मुझे रेजोनेट हुआ, जो भी मुझे साइंटिफिक, मेरा दिमाग बड़ा तार्किक, मतलब हर चीज को मैं साइंस के रूप से देखता हूँ, एक तर्क के रूप से देखता हूँ। तो और वही सर ने सिखाया था, हर चीज में साइंटिफिक टेम्पर रखो, अंधविश्वास मत करो। तो और उसी को अपनाओ, उसी को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे तर्क पे खरा उतरे। तो जो भी मेरे तर्क में खरा उतरा वही अब मैं सिखाता हूं। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, आज मैं बात करना चाहता हूं अबाउट सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी की मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि एक बहुत ही साइंटिफिक फिलॉसफी है। इंडिया की, भारत देश से, हम लोग इंडिया में फिलॉसफी को बोलते हैं दर्शन, राइट। तो भारत से करीब 9 दर्शन
ऐसे 9 दर्शन जो है भारत ने विश्व को दिए, राइट। उसमें से 6 दर्शन है हिंदू दर्शन और बाकी 3 दर्शन है। एक है बुद्ध दर्शन, एक है जैन दर्शन और तीसरा है चारवाक दर्शन। ऐसी 9 फिलॉसफीज भारत से निकली। 6 हिंदू दर्शन है। उन 6 हिंदू दर्शन में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन, जो सबसे साइंटिफिक दर्शन माना जाता है और मेरा ये सबसे फेवरेट दर्शन है। ये पूरे 9 दर्शनों में मेरा हर दर्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दर्शन अपने आप में अलग है। दर्शन मतलब देखने का तरीका। हर चीज को एक देखने का तरीका होता है, राइट। हम चीजों को, और जब हमको एक सही देखने का तरीका मिल गया, सही दृष्टि मिल गई, सही दृष्टिकोण हो गया, तो हम चीजों को जैसी है वैसी देख पाते हैं। अदरवाइज हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं, राइट। पर अगर सही दृष्टिकोण है तो फिर हम चीजों को जैसी है वैसी देख पाते हैं। तो इसीलिए इवन जितने भी महावीर के पाथ थे, बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ थे, सब में सबसे पहली चीज, अगर 8 फोल्ड पाथ में उन्होंने सबसे पहली चीज बोली तो कहा सम्यक के दर्शन, सम्यक के दृष्टि। ध्यान को भी बाद में लाया, पहले दर्शन, कि आपका देखने का तरीका, पहले राइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर सही मायने में अगर आप चीजों को देख पाते हो तो कोई भी चीज का आप सही उपाय ढूंढ पाओगे। राइट डायग्नोसिस इज हाफ सोल्यूशन। सही निदान आधा समाधान। डॉक्टर भी बीमारी को, अगर वो बीमारी को राइट डायग्नोसिस करेगा तो सही इलाज करेगा। अगर डायग्नोसिस ही गलत होगा तो इलाज भी गलत होगा। तो वैसी हमारी लाइफ को अगर हम सही डायग्नोसिस करेंगे, उसका सही निदान करेंगे, तो सही समाधान भी सही ढूंढेंगे। तो इसलिए सही दृष्टिकोण बहुत जरूरी है और यही काम दर्शन करता है। हमारे जो ऋषि मुनियों हैं, हजारों साल पहले उन्होंने तपस्या की, राइट। उनको दिव्य दृष्टि मिली, कई सिद्धियां पाई और उससे उन्होंने ये दर्शन की खोज की और दर्शन के बारे में बताया, उसको फिर लिखा गया दर्शन को, राइट। तो आज जो सांख्य दर्शन के बारे में जो बताना चाहता हूं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा उसका मोटा उसका विज्ञान बताऊंगा। हम बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, राइट। मैं उसका मोटा विज्ञान बताऊंगा सांख्य फिलॉसफी के बारे में। तो दोस्तों, ये दर्शन कहां से निकले? क्योंकि हम सबके एज ए ह्यूमन, हम सबके मन में एक कॉमन विचार आते हैं कि हम लोग कहां से आए हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, राइट। ये सृष्टि कहां से आई है, इस सृष्टि को किसने बनाया है, ईश्वर कौन है, ईश्वर है कि नहीं है, क्या हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं या भगवान या कोई दूसरा फोर्स हमारे को कठपुतली जैसे चला रहा है। ये अलग अलग विचार, अलग अलग प्रश्न हम सबके मन में है, राइट। और इसी की खोज, इसी की जवाब अलग अलग दर्शन अपने अपने तरीके से देते हैं, राइट। तो उसी में से एक जो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, जो सबसे पुराना दर्शन है पूरी सृष्टि का, पूरी मानव जाति का सबसे जो पुराना दर्शन है और पहला दर्शन,
वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, जो नॉन फिलॉसफी है, जिसकी खोज हो चुकी है। शायद और कोई दर्शन होंगे जिसको बारे में हम जानते ही नहीं, वो भी हो सकता है, पर जो हमारी जानकारी में है वो दर्शन, सबसे ओल्डेस्ट दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, ये दर्शन हमें ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताता है कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, दुख क्यों होता है, दुख का अंत कैसे होगा। ये सब हम सब की खोज यही है, राइट। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, सबने इसी की तो खोज में निकले थे सब, राइट। इसी का उत्तर ढूंढने निकले थे। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, राइट, चाहे गुरु नानक हो, चाहे प्रोफेट मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो, सबकी यही खोज थी। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हिंदू दर्शन है, इसे कहते हैं 6 दर्शन। हिंदू जो है उसे कहते हैं षट दर्शन। 6 दर्शन, षट मतलब 6। तो ये हिंदू के 6 दर्शन है। एक है न्याय दर्शन, एक है वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन बहुत तार्किक है, एकदम जीवन जीने का कैसे नियम, सब नियमों पे आधारित है। जीवन के ये नियम पालना चाहिए, उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए, राइट। वैशेषिक दर्शन ये है, ये मेटाफिजिक्स है। ये भी परमाणु, अणु, परमाणु, ये सब के बारे में बताता है। और फिर है सांख्य दर्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। फिर सांख्य क्यों, फिर चौथा दर्शन है योग दर्शन, राइट, जो महर्षि पतंजलि से जो हमें मिला है योग दर्शन। वो भी सांख्य और योग को साथ साथ, एक्चुअली सांख्य के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको प्रैक्टिस कैसे करें सांख्य को, उसके लिए योग दर्शन है। तो काफी बार दोनों को साथ साथ ही उसको स्टडी किया जाता है, राइट। योग में हम जानते हैं यम, नियम, प्राणायाम, ये सब जो है, प्रत्याहार, साधना, समाधि, ये सब जो है योग के बारे में। तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, जिसमें मेडिटेशन आ जाता है। फिर है एक मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन पूरा कर्म कांड के ऊपर है, पूजा पाठ, यज्ञ कैसे करना, कौन से देवताओं को जागृत करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कौन सा मंत्र जपना, कौन से यज्ञ करना, कौन सी आहुति देना, ये सब क्रिया काम कर्म कांड के ऊपर है ना, मीमांसा दर्शन। फिर है वेदांत दर्शन, जो अद्वैतवाद के ऊपर है, जो कहता है कि जो हम शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य है, या निसर्गदत्त महाराज है, या रमन महर्षि हैं, जो हम इनसे सुनते हैं अद्वैतवाद के बारे में, है ना, जबकि सब 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 एवरीथिंग इज प्योर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। नाउ सांख्य दर्शन अद्वैत दर्शन से अलग है, वेदांत से अलग है। वेदांत मतलब उपनिषदों का अंत, सारे उपनिषदों का जो सार है वो है वेदांत। उपनिषद, वेदों का अंत, वेदांत। और उपनिषद इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान, साइंटिफिक अप्रोच, है ना, तार्किक अप्रोच, साइंटिफिक वे, लॉजिकल अप्रोच, राइट। उसमें तो बट सांख्य दर्शन जो है थोड़ा सा अलग है, काफी सिमिलैरिटी है वेदांत दर्शन से। सांख्य थोड़ा सा अलग है, सांख्य द्वैतवाद के ऊपर है। सांख्य कहता है कि दो सुप्रीम फोर्सेस हैं दुनिया में, राइट। एक है प्रकृति, एक है पुरुष। पुरुष जो है वो है कॉन्शियसनेस, और प्रकृति जो है वो है ब्रह्मांड, क्वांटम फील्ड, यूनिवर्स, सृष्टि, राइट। वो प्रकृति है। तो सांख्य कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है उसको किसी ने नहीं बनाया, ये जो क्वांटम फील्ड है इसको किसी ने बनाया नहीं,
वेदांत क्या कहता है कि ईश्वर ने बनाया और हम सब ईश्वर हैं। सांख्य कहता है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से ही था। वैसे ही पुरुष जो है, जो कि कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, राइट, वो भी पहले से ही थी, वो चेतना पहले से ही थी। ये दोनों शाश्वत है, ये दोनों पहले से ही शाश्वत थे, राइट। ये दोनों ही सनातन थे, राइट, हमेशा थे। बट सांख्य की इंपॉर्टेंस आज भी इसलिए है, इतने साल पुराना दर्शन है, आज भी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक है। स्पेशली पिछले 100 सालों में जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने लगे हैं, जब हम ये जानने लगे कि हाउ, अब क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि हाउ आवर थॉट्स एंड इमोशंस क्रिएट अ रियलिटी। हमारे विचार और हमारी भावना से ही हम हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, है ना। यद भावम तद भवति, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी मति वैसी ही गति, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। तो ये जो हमारे अंदर है वैसी ही ब्रह्मांड में है, राइट, एज विद इन सो विदाउट। तो ये सब जो बातें जो हमने उपनिषद और वेदों से जो जानी सीखी, अब वो क्वांटम फिजिक्स उसको नाउ अब इसको प्रूव करता है कि ये सब बातें सच है, राइट। कई साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस चीजों को के बारे में अब हमें क्लियरली प्रूव करते हैं। जब साइंस ने प्रूव किया तो सबसे खास बात यह है कि सांख्य फिलॉसफी, जो साइंस आज पिछले 100 सालों में अब ये प्रूव करने लगी है, सांख्य फिलॉसफी जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट फिलॉसफी है, वो उस टाइम वही चीज सांख्य फिलॉसफी ने कहा था, एकदम मैच होती है। साइंस, क्वांटम फिजिक्स और सांख्य फिलॉसफी परफेक्ट मैच होती है। इसीलिए आज ये फिलॉसफी को जानना और भी ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। और जब हम इसको जान जाएंगे तो हम अपने आप को जान जाएंगे। जो हम कहते हैं मोक्ष, कैवल्य, केवल ज्ञान, हाँ, हमें वो पाना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टि बदल गई, हर चीज समझ में आने लग गई। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, अब सब चीज में एक डिस्टिंक्शन समझ में आने लगा, राइट। इसीलिए सांख्य फिलॉसफी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। तो ये इस फिलॉसफी के बारे में काफी चीजों में, वेदों में, आपके उपनिषदों में, गीता में सांख्य के बारे में भी इसका वर्णन है, राइट। आप पढ़ सकते हैं विष्णु पुराण में, अलग 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 जितने भी महान ग्रंथ हैं, सब में सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन के बारे में कहा गया है, राइट। ये दर्शन जो है चालू हुआ फ्रॉम कपिल मुनि। जिसके जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने फिलॉसफी के बारे को लिखा, वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि उनको विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है। और इवन गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि अगर पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ पेड़ है वो पीपल का पेड़, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। अगर सिद्ध पुरुषों की बात किया जाए तो मैं कपिल मुनि हूं। मतलब इवन भगवान कृष्ण ने भी कपिल मुनि को वो दर्जा दिया, राइट। आप पढ़ सकते हैं, ये भगवत गीता में है,
जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, हाँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, आखिरी जो लाइन है। सो और क्योंकि ये सब ग्रंथों में ये पाया गया है, तो इसलिए हमें मालूम है कि ये फिलॉसफी इन सब के पहले है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी। उसकी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है कि कब चालू हुई, बट इस फिलॉसफी को लगभग 300 से 400 ईसा पूर्व इसी ट्रेडिशन से जो ओरिजिनल जो सांख्य फिलॉसफी की जो बुक है वो घूम चुकी है, वो अभी तक किसी को मिली नहीं है। बट जो वर्बल ट्रेडिशन से जो चले आ रहा था ये सांख्य फिलॉसफी, तो उसको एक स्वामी जी थे, एक संत थे ईश्वर कृष्णन, उन्होंने उसको पूरा कंपाइल किया और उसके बारे में लिखा है सांख्य फिलॉसफी के बारे में। वो जो बुक जो कंपाइल हुई करीब 400 बिफोर बीसी, 400 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, है ना, 600 to 400 इयर्स बिफोर क्राइस्ट उन्होंने उसको पूरा कंपाइल लिखा। तो वही एक किताब है जो सांख्य फिलॉसफी के बारे में हमें बताती है। बाकी सब जगह ग्रंथों में वर्णन है, बट उसका ज्यादा कहीं विस्तृत जानकारी और कहीं से नहीं मिलती है। तो सांख्य दर्शन है क्या, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि टोटल सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। टोटल पूरा जो सृष्टि की रचना है, पूरा जो ब्रह्मांड में जो भी है, हम है या जो भी हम दुनिया देख सकते हैं, सब चीज 25 तत्वों से बनी हुई है। उसमें जो प्राइमरी जो 2 तत्व है वो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब सृष्टि, प्रकृति, कृति मतलब कार्य। कार्य के जो पहले जो था, कार्य के पहले कारण था, कार्य के पहले कारण था, वो था प्रकृति, मतलब कार्य के पहले। कार्य के पहले जो क्या था, वो उसके पहले ब्रह्मांड था, जो हम क्वांटम फील्ड बोलते हैं, राइट। क्वांटम फील्ड जो सृष्टि थी वो पहले से ही थी। जो भी हम आज मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, इट ऑल केम फ्रॉम दैट क्वांटम फील्ड, राइट। सांख्य फिलॉसफी बिलीव्स इन सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मतलब कुछ से ही कुछ मिलेगा, अगर जहां कुछ नहीं है तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, जहां कुछ से ही कुछ बनेगा, है ना। मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, हवा से घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से। तो घड़े का कारण है मिट्टी, राइट। तो मिट्टी हो गई प्रकृति, राइट। घड़ा हो गया मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रकृति, राइट। उसको एक आकार मिल गया। आज हम जो भी चीज देखते हो वो मैनिफेस्टेशन है प्रकृति का। पुरुष कौन है? जो घड़े को बनाने वाला, राइट। जो पॉटर है ना, जो स्कल्प्टर है, जो जिसने घड़े की रचना की, जिसने मिट्टी को आकार दिया, वो है पुरुष, राइट। वो है प्योर कॉन्शियसनेस। तो प्रकृति को आकार दिया प्योर कॉन्शियसनेस। तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? तो पुरुष अपने आप में पुरुष कैसे जाने कि वो पुरुष है? प्योर कॉन्शियसनेस कैसे जाने कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है? तो उसको भी कुछ तो चाहिए अपने आप को अनुभव करने के लिए, राइट। अब इधर प्रकृति जिसमें इतनी क्षमता है, पूरी सृष्टि को रचना करने की क्षमता है, पर वो सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में है। उसमें पोटेंशियल है, उसमें संभावना है, पर वो अपने आप में वो अपने आप से अपनी रचयिता नहीं कर सकती, राइट। तो देखिए ये एक सुंदर एटमॉस्फेयर पैदा हो गया कि एक प्रकृति है जो उसमें क्रिएट करने की संभावना है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की संभावना है, सब कुछ बनने की संभावना है, बट वो अपने आप में ही खुद ब खुद
वो 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 एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जैसे कि मिट्टी अपने आप से ही घड़ा नहीं बन सकती, कोई मिट्टी को कोई बनाने वाला चाहिए, कोई आकार देने वाला चाहिए, राइट। तो एक तरफ प्रकृति बेचैन है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक तरफ पुरुष बेचैन है अपने आप को जानने के लिए। अगर जब तक कि कोई रेफरेंस नहीं होगा तो मैं अपने आप को जानूं कैसे कि मैं हूं भी कि नहीं, राइट। आज हम जब कांच में आईने में अपने आप को देखते हैं तो आईने के कारण हम अपने आप को देख पाते हैं, राइट। आईने से हम अपने आप को जान पाते हैं। तो पुरुष अपने बिना कोई रेफरेंस के अपने आप को जाने, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मैं जानूं कैसे। तो पुरुष को चाहिए अपने आप को जानना, प्रकृति को चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो जैसे कि मानो, तो एक एग्जाम्पल, जैसे मैं उदाहरण, जैसे कि एक जंगल में दो इंसान है, एक है अंधा और एक है लंगड़ा। प्रकृति मानो अंधी है, वो चल सकती है पर वो देख नहीं सकती। पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस, वो चल सकता है, वो देख सकता है, वो देख तो सकता है, उसमें दृष्टि है, पर वो चल नहीं सकती, वो खुद नहीं चल सकती। तो अब दोनों एक दूसरे से मिले, अंधा और लंगड़ा दोनों एक दूसरे से मिले, तो अंधे ने क्या कहा, तो अंधा और लंगड़े ने एक तरकीब बिछाई। जंगल में दोनों अटक गए, अब जंगल को पार करना है। तो लंगड़े ने कहा कि भाई देखो, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूं, तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूं, और पर तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, मैं तुमको रास्ता बताते जाऊंगा और तुम चलते जाना, राइट। तो पुरुष जो है उसने, तो ये दोनों के, पुरुष और प्रकृति का मिलन हो गया। तो जैसे पुरुष और प्रकृति साथ में आए तो रचना का काम चालू हो गया। एक्सप्रेशन, यूनिवर्स का जो एक्सप्रेशन है, रचना का काम चालू हो गया, राइट। चीजों का मैनिफेस्टेशन होना चालू हो गया। अब प्रकृति एक्सप्रेस, तो जैसे कि बीज है, जैसे एक दूसरा उदाहरण है बीज और किसान। बीज में सक्षम है एक पेड़ बनने का, फल देने का की सक्षमता है, बट जब तक एक किसान नहीं आएगा, उस बीज को बोएगा नहीं, उसमें सही मिट्टी, पानी, सब चीज, एक राइट वातावरण जब तक पैदा नहीं होगा, बीज पेड़ नहीं बन सकता, पेड़ फल नहीं दे सकता। तो वैसे ही प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। तो जैसे मिलन हुआ, मतलब मानो राम ने बनाई जोड़ी, है ना। तो अब सांख्य की फिलॉसफी क्या कहता है कि जैसे ये मिले तो प्रकृति खुश हो गई कि चलो मेरे को कोई मिला जो मुझे एक्सप्रेस करने वाला है, राइट। उसके कॉन्शियसनेस है, प्रकृति जो है प्योर कॉन्शियसनेस, उसके इंटेंशन से, उसकी नजर से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूं। एक और एग्जांपल है, जैसे डांसर है, प्रकृति डांसर है, बहुत अच्छा नाचना आता है उसको, बट कोई ऑडियंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो डांसर मायूस बैठी है, कोई देखने वाला नहीं है, तो नाचू क्या। पर जैसे ही ऑडियंस आ गई, जैसे ही देखने वाला आ गया, तो प्रकृति नाचने लग गई। प्रकृति को मजा आने लगा कि कोई देख रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उसकी सराहना कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है। तो प्रकृति ने, अब प्रकृति को जैसे ही पुरुष मिला,
अब प्रकृति नहीं चाहती कि कभी पुरुष उससे अलग होए। प्रकृति चाहती है कि पुरुष अब उसके पास बना रहे। तो प्रकृति ने पुरुष को कैसे फंसाया? प्रकृति ने पुरुष को सबसे पहले दी बुद्धि। तो प्योर कॉन्शियसनेस, जो हम स्वयं भगवान है, भगवान जो हम भगवान का स्वरूप है, अब हमको वैसे ही प्रकृति ने दे दी बुद्धि। जैसी बुद्धि दे दी, अब हम फंस गए। अब हमारे में तर्क वितर्क, सोचने का, समझने का, देखने का, अलग अलग ये चीज आ गई। दूसरी चीज प्रकृति ने पुरुष को दी, वो है अहंकार, ईगो, आइडेंटिटी दे दी। पहले तो बुद्धि दी, फिर अहंकार दे दिया। जैसे मुझे पता चल गया, अरे मैं मानने लगा मेरे को, मैं तो श्रेयांश डागा हूं, अरे मैं तो स्पिरिचुअल टीचर हूं, अरे मैं तो बिजनेसमैन हूं, अरे मैं तो ये बच्चे का पिता हूं या इसका हस्बैंड हूं। अलग अलग पहचान, जब मेरे को मेरी अहंकार आ गया तो मैं और फंस गया। अब मैं जैसी अहंकार आया, अब मैं पूरी तरह फंस गया। अब जब अहंकार आ गया तो अब मैं भूल गया कि मैं पुरुष हूं, मैं भूल गया कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। अब मैं अहंकार को ही अपनी आइडेंटिटी मानने लगा। अब मेरे को ये समझ में, अब मेरे को लगा कि मैं जो श्रेयांश डागा अपने आप को मान रहा हूं, अब वही मेरा असली स्वरूप है। मैं भूल गया कि मेरा असली स्वरूप पुरुष है। राइट? अब मैं भगवान से इंसान बन गया। उपनिषद के 4 महावाक्य यही तो है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, अवेयरनेस इज ब्रह्म। तो बट हम ये सब भूल गए कि हम, जब अहंकार आ गया, जब प्रकृति ने पहले तो बुद्धि देके फंसाया, फिर बुद्धि के बाद बुद्धि से अहंकार मिला, और जैसी अहंकार आ गया अब हम फंस गए। अब हम भूल गए कि हम भगवान हैं। ठीक है? अब अहंकार से आया मन, मनस्य, मन। राइट? बुद्धि और मन में फर्क है। बुद्धि तो डिस्क्रिमिनेट करती है, क्या सही है क्या गलत है, तर्क है। पर मन चंचल है, मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, है ना। कोई आ गया और मैं कहीं चल रहा हूं, रास्ते में कोई आया और गाली बक दिया, तो मैं उससे लड़ने बैठ गया, क्योंकि मन बेचैन हो गया, मन में द्वेष के भाव आ गए, तो मैं लड़ने बैठ गया। अगर उस टाइम बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस टाइम जब मन बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है। अगर बुद्धि तुरंत उस टाइम अगर बुद्धि का प्रयोग करता, तो सोचता कि यार वो जो बोल रहा है उसके बोलने से थोड़ी मैं कोई अच्छा या बुरा हो गया। उसका बोलना उसका काम है, मैं अपना काम करूंगा। मैं काहे को उससे बैठ के गाली गलौज करूं, अपना समय खराब करूं। पर मन ऐसा नहीं है, मन ने तो राग द्वेष तुरंत पैदा कर दिया। राइट? हम उससे लड़ने बैठ गए। तो मन आया तो अब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। BMC हिंदी बदले जीवन।